मित्रों, आज हम कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इस कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ शामिल हुआ करती थीं। ये थी गुजरात के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। यहाँ कह लें कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये 3 महत्वपूर्ण शक्तियों के बीच में हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो आगे देखते हैं। कन्नौज पर अधिकार को लेकर इन तीनों महाशक्तियों में 200 वर्ष तक संघर्ष चला। जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था ये लगभग 200 वर्ष तक चला और बताते हैं कि इस 200 वर्ष के संघर्ष में तीनों जो शक्तियां थी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से गरीब हो चुकी थीं। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की और इस युद्ध में गुर्जर प्रतिहार वंश को अंतिम सफलता मिली। मतलब शुरुआत करी थी प्रतिहार ने और इसी प्रतिहार वंश को अंतिम सफलता मिली थी, अंतिम रूप से इन्हीं की जीत हुई थी। तो इन वंशजों के बारे में देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश, इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वत्सराज को माना जाता था कि वत्सराज इस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हुआ करते थे। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से जो गुर्जर जाति है इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिला था कि गुर्जर जाति भी रहा करती थी या कोई गुर्जर जाति भी हुआ करती थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम देख रहे थे कि यहाँ पर वत्सराज के समय से ही कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, इसीलिए प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो इनको माना जाता था, वत्सराज को। लेकिन संस्थापक थे वत्सराज, लेकिन इस राजवंश का जो वास्तविक शासक हुआ करता था ये थे नागभट्ट प्रथम। इनका जो समय था ये 730 से 756 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अरबों से युद्ध किया और उन्हें सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया, मतलब अपने देश में आने का अवसर उन्हें नहीं दिया। ग्वालियर प्रशस्ति में जो ग्वालियर अभिलेख था उसमें इसे म्लेच्छों का नाशक कहा गया, म्लेच्छों का नाश करने वाला कहा गया। अगले थे दक्कन के राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट भी इसमें शामिल थे। इस संघर्ष के समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव थे। वैसे तो राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी। परीक्षा के दृष्टिकोण से कई बार ये पूछा गया है कि राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की, तो ये दंतिदुर्ग थे। लेकिन जिस समय ये पाल प्रतिहारों का संघर्ष चल रहा था, त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था, इस समय जो दक्कन राष्ट्रकूट शासक थे ये थे ध्रुव, जो कि गंगा के मैदान को प्राप्त करने के लिए इस युद्ध में शामिल हुए थे। अगले थे बंगाल के पाल। तो ये जो बंगाल के पाल थे, इसके जो उत्तराधिकारी थे, इसके जो शासक थे ये थे धर्मपाल। और ये जो धर्मपाल थे इस युद्ध में शामिल हुए और कन्नौज के शासक धर्मपाल जो गोपाल थे, पाल वंश के शासक गोपाल हुए थे, जो जिन्होंने स्थापना करी थी पाल वंश की। उन पाल वंश के शासकों के पुत्र थे ये धर्मपाल, गोपाल के पुत्र थे धर्मपाल। इन्होंने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित किया और स्वयं कन्नौज के शासक नहीं बने, बल्कि चक्रायुध नाम के व्यक्ति को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बिठाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण क्या रहे? तो कारण थे गंगा तथा यमुना के बीच स्थित होने के कारण, ये जो कन्नौज का क्षेत्र था गंगा और यमुना नदी के बीच में स्थित होने के कारण, उत्तर भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होने एवं तीनों महाशक्तियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति उपर्युक्त क्षेत्र से होने के कारण ही कन्नौज संघर्ष का क्षेत्र बना। क्या था यहाँ पर, क्या चल रहा था कि एक तो ये दोआब का क्षेत्र था, इसके कारण बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना गया था, और दूसरा क्या था, मध्य में, उत्तर भारत के मध्य में होने के कारण यहाँ से राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी अच्छे से चल सकती थी। इसी वजह से ये तीनों शक्तियाँ इस क्षेत्र को शासित करने के लिए तत्पर रहती थीं। आगे है राजपूतकालीन उत्तर भारत के राज्य। राजपूतों के समय में उत्तर भारत के राज्य में कौन कौन से राजाओं ने शासन किया? तो यहाँ पर थे चौहान वंश जो दिल्ली के शासक थे और इनके प्रमुख थे पृथ्वीराज चौहान। दूसरे थे गहड़वाल वंश जो कन्नौज के शासक थे और इनके राजा थे राजा जयचंद। तीसरे थे परमार जिनके राजा थे भोज और ये मालवा का क्षेत्र इनके अधीन था। और एक थी चंदेल जिनके अधीन बुंदेलखंड का क्षेत्र था और इसके शासक थे राजा यशोवर्मन।
जो राजा यशोवर्मन थे, इनके साम्राज्य में कई इनके उत्तराधिकारी हुए। धंग थे, कीर्तिवर्मन थे और यहाँ पर परमर्दी हुआ करते थे। तो देखते हैं पहले शासक चौहान वंश। चौहान वंश 1178 से 1192 ईस्वी तक रहा। इस समय 1178 में सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज तृतीय सिंहासन पर बैठे, दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है और उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। राय पिथौरा की उपाधि इन्हें दी गई थी। इनके समय में, पृथ्वीराज चौहान के समय में ही मोहम्मद गौरी ने इनके साथ 2 प्रमुख युद्ध किए। इन दोनों प्रमुख युद्धों के कारण दिल्ली के चौहान वंशों का जो साम्राज्य था ये पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। इससे पहले भी मोहम्मद गौरी ने कई बार आक्रमण किए थे, लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान के साथ जो आक्रमण हुआ था इनका 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। तुरंत मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के मैदान में ही पृथ्वीराज चौहान के साथ दूसरा युद्ध किया। इस दूसरे युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। आगे कुछ खास बात दी गई है यहाँ पर। पृथ्वीराज चौहान का विवाह कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से हुआ। यह एक प्रेम विवाह था। जयचंद की जो पुत्री संयोगिता थी वो पृथ्वीराज चौहान से बेहद प्रेम करती थी। तो जब इनका स्वयंवर हुआ तो पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर अन्य सभी राजाओं को बुलाया गया। पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं गया था, स्वयंवर में अवसर नहीं दिया गया था, तो पृथ्वीराज चौहान इनकी पुत्री को लेकर के चले गए थे और जाकर के विवाह कर लिया था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में कुछ एक अलग सी ही कहानी बताई जाती है। एक श्रुति है, जनश्रुति है। इसके मुताबिक कि मोहम्मद गौरी ने इनको युद्ध में पराजित करने के तुरंत बाद नहीं मारा था, बल्कि इनकी आंखें फोड़ दी थी। गर्म सलाखों से इनकी आंखों को नुकसान पहुंचाया था, जिससे कि ये अंधे हो गए थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में बहुत निपुण थे, इसलिए इस कला का प्रदर्शन आयोजित किया गया कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाते हैं, क्योंकि अभी तो उनकी आंखें जा चुकी हैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं दिखता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और मोहम्मद गौरी को नेत्रहीन पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण से मार गिराया था। मतलब पृथ्वीराज चौहान के लिए जब मोहम्मद गौरी ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया तो उन्हीं शब्दों पर पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया था, जिससे कि पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, ऐसा जनश्रुति बताती है। और पृथ्वीराज चौहान ने फिर स्वयं को भी मार लिया था। जब इस बात की जानकारी राजकुमारी संयोगिता को मिली तो वो भी सती हो गई अपने पति के लिए। तो ये जनश्रुति थी और इसके सत्य होने का प्रमाण बहुत कम मिलता है, ये कहानियों में ही दिखता है। तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले जो भाग होगा इसका, उसमें हम इस उत्तर भारत के राजवंशों के अन्य राजाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। थैंक यू।